लेवल 4 की यूनिट 2 जो है वो है सर्विसिबिलिटी, रिप्लेसमेंट और रिपेयर ऑफ इंजन कंपोनेंट्स। इस यूनिट में हम समझेंगे कि इंजन के जो मेजर कंपोनेंट्स रहते हैं उनकी सर्विस कैसे की जाती है, उन्हें रिप्लेस कब किया जाता है और उन्हें रिपेयर करने की कब जरूरत पड़ती है। इस यूनिट का जो सबसे पहला सेशन है वो है रिकंडीशनिंग ऑफ वाल्व मैकेनिज्म। इस सेशन में हम समझेंगे कि वाल्व को रिकंडीशन कैसे किया जाता है। सबसे पहले आते हैं कंटेंट जो रहेंगे इस सेशन में, वो है सेशन ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन और रिकंडीशनिंग ऑफ वाल्व। सबसे पहले जो हमारे सेशन ऑब्जेक्टिव है वो इस प्रकार से है। नंबर 1, द स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर रिकंडीशनिंग ऑफ वाल्व्स। स्टूडेंट्स जो हैं सबसे पहले जानेंगे कि रिकंडीशनिंग वो जो हमारी वाल्व की होनी है उसका प्रोसीजर क्या है और वो किस प्रकार से होती हैं और उनका मैकेनिज्म क्या रहेगा। नंबर 2, एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर फॉर कटिंग, ग्राइंडिंग ऑफ वाल्व सीट एंड कैरी आउट द ऑपरेशन। इसमें हम समझेंगे कि हमारा जो प्रोसीजर है कटिंग ग्राइंडिंग का वाल्व सीट के साथ वो कैसा रहेगा। नंबर 3, एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर फॉर वाल्व लैपिंग एंड कैरी आउट द ऑपरेशंस। और यहाँ जो है हम समझेंगे कि वाल्व के जो लैपिंग है वो किस प्रकार से उसके ऊपर ऑपरेशन किया जाता है। इंट्रोडक्शन। वाल्व इज यूजुअली नोन एज पॉपेट वाल्व। जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर जो वाल्व यूज होते हैं उन्हें हम पॉपेट वाल्व से के नाम से जानते हैं। अ पॉपेट वाल्व इज अ वाल्व typically used to control the timing and quantity of gas or vapor flow into an engine। जो पॉपेट वाल्व है वो कंट्रोल करते हैं टाइमिंग को, क्वांटिटी को, गैस और वेपर की इंजन के अंदर। इट कंसिस्ट ऑफ होल यूजुअली राउंड और ओवल एंड अ टेपर्ड प्लग यूजुअली अ डिस्क शेप ऑन द एंड ऑफ अ शाफ्ट आल्सो कॉल्ड अ वाल्व स्टेम। इसके अंदर जो लगे होते हैं वो एक होल होता है एक, और ये जो है राउंड और ओवल शेप के होते हैं और टेपर्ड प्लग होता है और इसमें एक डिस्क शेप लगी होती है जो इसके शाफ्ट के एंड पर होती है और इसकी जो इस पे एक वाल्व स्टेम लगी होती है जो इसकी एक छड़ होती है। द शाफ्ट गाइड द प्लग पोर्शन बाय स्लाइडिंग थ्रू अ वाल्व गाइड। जो शाफ्ट गाइड है वो हमारे जो वाल्व जो है वो हमारे वाल्व को गाइड करती है जब हमारा वाल्व जो है ऑपरेट होता है। यहाँ पर आपके सामने 3 इमेजेस हैं जिसमें पहली इमेज जो है वहाँ पर वाल्व के साथ लगने वाले उसके जितने कंपोनेंट है वो दिखाए गए हैं। जैसे सबसे पहले नीचे इनटेक वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व आपको दिखाए गए हैं, फिर उसके ऊपर लगने वाले वाल्व गाइड को दिखाया गया है, फिर उस वहाँ पर आपको एक कप जो लोअर है और कप जो अपर है वो दिखाए गए हैं और स्प्रिंग जो स्प्रिंग के अपर और लोअर पोर्शन पर लगेंगे। उसके ऊपर हमारा टैपेट लॉक कोन लगता है जो स्प्रिंग को अपनी पोजीशन से बिल्कुल भी हटने नहीं देता है, और फिर लगता है हमारा टैपेट जो इसके ऊपर रखा जाता है और उसके ऊपर लगती है टैपेट के ऊपर सील जो हमारी रॉकर आर्म के साथ टच करती है। सेकंड इमेज में आप देख रहे हैं वहां पर हमें वाल्व एक असेंबल्ड वाल्व को दिखाया गया है और यहाँ पर हमें स्प्रिंग, वाल्व की स्टेम और वाल्व के साथ स्प्रिंग की हाइट को दिखाया गया है। जो लास्ट हमारी इमेज है उसके अंदर वाल्व दिखाए गए हैं, 2 वाल्व, पहला एग्जॉस्ट और दूसरा इनटेक। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा इनटेक वाल्व है वो हमेशा एग्जॉस्ट वाल्व से बड़ा होगा। वाल्व मैकेनिज्म। इट कंट्रोल्स सबमिशन ऑफ इनलेट गैसेस एंड एमिशन ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस एट राइट टाइम इन रिलेशन विद रोटेशन ऑफ कैमशाफ्ट। ये जो है वाल्व मैकेनिज्म वो हमारे इनलेट गैसेस और जो हमारे एमिशन एग्जॉस्ट गैसेस हैं उन्हें सही समय पर कैम शाफ्ट की मदद से जो है सही समय पर उनके फ्लो को नियंत्रित करता है। वाल्व मैकेनिज्म आर क्लासिफाइड एज गिवन बिलो। वाल्व मैकेनिज्म जो है उसे
दो हिस्सों में विभाजित किया गया है, या दो तरह के वो मैकेनिज्म होते हैं। नंबर 1 ओवरहेड वॉल्व मैकेनिज्म। सबसे पहला जो है वो है ओवरहेड वॉल्व मैकेनिज्म। दूसरा है ओवरहेड कैम मैकेनिज्म। जो हमारा दूसरा है उसके अंदर हमारा जो ओवरहेड कैम मैकेनिज्म है ये हमारे अधिकतर जो है व्हीकल्स में आजकल उपयोग किया जाता है। सबसे पहले पढ़ते हैं ओवरहेड वॉल्व मैकेनिज्म के बारे में। इट कंसिस्ट ऑफ इनलेट वॉल्व, एग्जॉस्ट वॉल्व, वॉल्व गाइड, वॉल्व स्प्रिंग लॉक, वॉल्व सीट, वॉल्व स्प्रिंग, पुश रॉड, रॉकर आर्म एंड रॉकर शाफ्ट। इस मैकेनिज्म में ये सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं। इन दिस केस कैम शाफ्ट इज फिक्स्ड इन द क्रैंक केस। इस तरह के मैकेनिज्म में जो है कैम शाफ्ट जो है वो क्रैंक केस के अंदर लगी होती है, इसीलिए इसे ओवरहेड वॉल्व मैकेनिज्म कहते हैं। आप पहली इमेज में देख भी रहे हैं कि ओवरहेड वॉल्व मैकेनिज्म किस प्रकार से लगा होता है और काम करता है। फर्स्ट इमेज में देखें कि जो हमारी क्रैंक शाफ्ट है उसके साथ हमारी कैम शाफ्ट को ड्राइव चेन के साथ जोड़ा गया है, और जो हमारी कैम शाफ्ट है उसके ऊपर पुश रॉड जो है वो रॉकर आर्म को ऑपरेट कर रही है, और रॉकर आर्म जो है वो वॉल्व को ऑपरेट कर रहे हैं सही समय पर। दूसरी इमेज में हमें कैम दिखाया गया है और उसके साथ पुश रॉड दिखाई गई है उसके ऊपर, जो कैम फॉलोअर के द्वारा चल रही है, और जो पुश रॉड है वो रॉकर आर्म को किस प्रकार से ऑपरेट कर रही है, और वॉल्व किस प्रकार से काम कर रहा है, और स्प्रिंग किस प्रकार से उसे वापस अपनी पोजीशन पर ला रही है। दूसरी इमेज में जो फर्स्ट इमेज है उसी के अंदर सिर्फ कैम और जो हमारा ओवरहेड वॉल्व मैकेनिज्म है उसके कार्यप्रणाली को दिखाया गया है। अब ओवरहेड कैम मैकेनिज्म जो हमारा दूसरा मैकेनिज्म है, इट कंसिस्ट ऑफ इनलेट वॉल्व, एग्जॉस्ट वॉल्व, वॉल्व गाइड, वॉल्व स्प्रिंग लॉक, वॉल्व सीट, वॉल्व स्प्रिंग, रॉकर आर्म एंड रॉकर शाफ्ट। इस जो हमारा मैकेनिज्म है इसके अंदर ये सारे कंपोनेंट लगे होते हैं। इसके अंदर पुश रॉड यूज नहीं होती क्योंकि जो वॉल्व है वो डायरेक्टली कैम शाफ्ट के द्वारा चलाए जाते हैं। इन दिस केस कैम शाफ्ट इज फिक्स्ड इन द सिलेंडर हेड। इस मैकेनिज्म में जो कैम शाफ्ट है वो सिलेंडर हेड में लगी होती है। इट कंज्यूम्स लेस इंजन पावर फॉर ऑपरेशन ऑफ वॉल्व मैकेनिज्म। इस जो मैकेनिज्म है इसके अंदर इंजन की पावर बहुत कम जो है वो लगती है इस मैकेनिज्म को चलाने के लिए, इस ऑपरेशन को करने के लिए। इन एडवांस मैकेनिज्म सप्लाई और फ्यूल इंक्रीजेज द इंजन एफिशिएंसी एट हाई स्पीड। ये एडवांस मैकेनिज्म इसलिए कहा गया है इसे क्योंकि ये जितने भी नए व्हीकल हैं उनके अंदर इसका यूज किया जाता है, और इसके अंदर जो सप्लाई होती है वो बहुत अच्छी रहती है फ्यूल की, जिस फ्यूल इंक्रीज होकर हमारे इंजन के अंदर अच्छी तरह से पहुंच पाता है, और जो हमारे इंजन है उसकी हाई स्पीड के ऊपर एफिशिएंसी जो है वो भी बढ़ जाती है। यहाँ पर आपके सामने दो डायग्राम है ओवरहेड कैम मैकेनिज्म की। पहली जो है उसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि किस प्रकार से क्रैंक शाफ्ट से हमारे टाइमिंग बेल्ट, कैम गियर और आइडलर गियर के द्वारा जो है टाइमिंग को सेट किया गया है कैम शाफ्ट की हेड के अंदर। दूसरी जो हमारी इमेज है उसके अंदर जो ओवरहेड कैम है वो दिखाई गई है कि वो किस प्रकार से होती है, और इसके अंदर आप देख भी सकते हैं कि जो कैम है वो किस प्रकार से है काम कर रहे हैं और उनकी पोजीशन जो है एक दूसरे से किस प्रकार से डिफर है। रीजंस फॉर वॉल्व लीकेज। वॉल्व लीकेज के रीजन क्या रहते हैं? इफ द कंबस्शन गैसेस लीक्स फ्रॉम वॉल्व देन इट मे कॉज। जब हमारे कंबस्शन गैसेस जो है वो वॉल्व से लीक होती हैं तो उसकी वजह से कुछ इफेक्ट पड़ते हैं हमारे इंजन के ऊपर। वो कौन कौन से रहते हैं? नंबर 1 एक्सेसिव फ्यूल कंजम्पशन। सबसे पहले हमारा जो इंजन है वो बहुत अधिक फ्यूल खाना जो है फ्यूल की खपत जो है वो शुरू कर देगा। नंबर 2 नो पिकअप। वाहन जो है वो पिकअप भी अच्छी तरह से नहीं लेगा। नंबर 3 इंजन डू नॉट टेक लोड।
इंजन के ऊपर यदि किसी भी तरह का लोड पड़ता है तो वो उस लोड को कैरी इजीली नहीं कर पाएगा। नंबर 4, हार्ड स्टार्टिंग, जो गाड़ी है उसे स्टार्ट करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। नंबर 5, वॉल्व स्टिक्स, हमारे जो वॉल्व हैं वो स्टिक जाम हो जाएंगे, एक जगह पर रुकना स्टार्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा, हमें एक साउंड भी इंजन से सुनाई देगी। नंबर 6, इंजन ओवरहीट्स, और वॉल्व की लीकेज के कारण जो है हमारा इंजन जो है वो ओवरहीट भी करता है। रिकंडीशनिंग ऑफ वॉल्व्स, टू ओवरकम लीकेजेस ऑफ कंबस्शन गैसेस वॉल्व रिकंडीशनिंग इज रिक्वायर्ड। जब हमें वॉल्व से होने वाले लीकेज के द्वारा जो हमारी कंबस्टिबल गैसेस हैं वो हमारी लीक होंगी तो हमें वॉल्व को रिकंडीशन करने की ज़रूरत होती है। जो वॉल्व रिकंडीशनिंग ऑपरेशन इंक्लूड्स इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू वॉल्व सीट, वॉल्व गाइड एंड ऑपरेशंस लाइक वॉल्व सीट ग्राइंडिंग, वॉल्व रिफेसिंग, वॉल्व लैपिंग, वॉल्व टेपर्ड क्लियरेंस, वॉल्व टाइमिंग। वॉल्व की रिकंडीशनिंग ऑपरेशन करने के लिए हमें नई वॉल्व सीट, वॉल्व गाइड, और इस ऑपरेशन को करने के लिए हमें वॉल्व सीट की ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी, वॉल्व की रिफेसिंग करनी पड़ेगी, वॉल्व के ऊपर लैपिंग ऑपरेशन करना पड़ेगा, और वॉल्व की टेपर्ड क्लियरेंस को चेक करना पड़ेगा, और वॉल्व की टाइमिंग को भी सेट अच्छी तरह से करना पड़ेगा। टुगेदर दीज ऑपरेशंस कॉन्स्टिट्यूट्स द वॉल्व सर्विस नेसेसरी फॉर स्मूथ इंजन परफॉर्मेंस एंड मैक्सिमम पावर आउटपुट। जब ये सारे ऑपरेशंस एक साथ किए जाएंगे तो हमारे जो वॉल्व की सर्विस जो है वो होगी और हमारा इंजन है वो अच्छी तरह से परफॉर्म करेगा, स्मूथली परफॉर्म करेगा, और हमारे इंजन से जो है मैक्सिमम पावर जो है वो हमें मिल पाएगी। प्रोसीजर फॉर रिकंडीशनिंग, जो हमारा रिकंडीशनिंग है उसके लिए प्रोसीजर जो है वो इस प्रकार से रहेगा। नंबर 1, हमें डिसमेंटल द सिलेंडर हेड फ्रॉम द इंजन। हमें सबसे पहले जो है इंजन के ऊपर से उसके हेड को डिसमेंटल करना पड़ेगा। नंबर 2, रिमूव द कार्बन फ्रॉम द हेड एंड पिस्टन हेड। हमें कार्बन को हेड से और पिस्टन के हेड से रिमूव करना पड़ेगा। नंबर 3, क्लीन द पिस्टन हेड। हमें पिस्टन के हेड को साफ करना है। केयर शुड बी टेकन टू प्रिवेंट गॉजिंग एंड स्क्रैचिंग एज रफ स्पॉट कलेक्ट्स कार्बन readily and lead to pre-ignition and detonation during operation। हमें जब पिस्टन हेड को साफ करना है तो ध्यान रखना होगा कि हम किसी भी तरह का स्क्रैच ना लगाएं, क्योंकि जो हमारा रफ स्पॉट होगा वहाँ पर कार्बन जो है वो कलेक्ट होगा, और कार्बन कलेक्ट होने से जो है हमारे जो प्री इग्निशन जो है इंजन के अंदर वो होना शुरू हो जाएगी और इससे डेटोनेशन होगी ऑपरेशन के दौरान। नंबर 4, add little quantity of precision glue in petrol and with the help of dropper put the mixture on the bevel face, valve face। हमें जो क्या करना है कि सबसे पहले प्रिसीजन ग्लू को लेना है पेट्रोल के साथ और ड्रॉपर की मदद से उसे वॉल्व सीट के ऊपर लगाना है, और जो है मिक्सचर को वॉल्व फेस पर अच्छी तरह से लगा देना है। नंबर 5, रिमूव द वॉल्व यूजिंग अ वॉल्व स्प्रिंग कंप्रेसर, ऑब्जर्व द वॉल्व लीकेज। अब हमें क्या करना है, वॉल्व स्प्रिंग कंप्रेसर के द्वारा वॉल्व के ऊपर जो है लीकेज को चेक करना है। नंबर 6, ब्लू कलर शोज लीकेज एरिया। जो ब्लू कलर है वो हमारे लीकेज एरिया को शो करेगा। नंबर 7, क्लीन द वॉल्व्स विद अ वायर ब्रश। हमें जो है वॉल्व को साफ करना है वायर ब्रश के साथ। वॉल्व सीट कटिंग ग्राइंडिंग ऑपरेशन। वॉल्व सीट की कटिंग ग्राइंडिंग ऑपरेशन किस प्रकार से होती है। नंबर 1, मेजर द एंगल ऑफ वॉल्व सीट विद हेल्प ऑफ बेवल प्रोटेक्टर। हमें सबसे पहले वॉल्व सीट के एंगल को मेजर करना है बेवल प्रोटेक्टर की हेल्प से। नंबर 2, चेक द मार्जिन ऑफ वॉल्व सीट, इफ इट इज लेस देन 2 mm रिप्लेस द वॉल्व सीट। अब हमें क्या करना है, वॉल्व की सीट के जो मार्जिन है उसे चेक करना है। अगर वो 2 mm से कम है तो हमें वॉल्व सीट को रिप्लेस करना पड़ेगा। नंबर 3, इफ इट इज मोर देन 2 mm देन इट इज सजेस्टेड टू कैरी आउट वॉल्व सीट ग्राइंडिंग ऑपरेशन। यदि मार्जिन जो है वॉल्व सीट का वो 2 mm से अधिक है
तो हम उसके ऊपर ग्राइंडिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। नंबर 4, सेलेक्ट ग्राइंडर कटर ऑफ एप्रोप्रिएट साइज एंड एंगल। अब हमें ग्राइंडर और जो कटर है वो एप्रोप्रिएट सही साइज का और सही एंगल का लेना है। नंबर 5, फिक्स द होल्डर एंड पायलट टू द ग्राइंडिंग स्टोन कटर। अब हमें क्या करना है, होल्डर के ऊपर पूरे जो हमारा यूनिट है उसे ले जाना है और ग्राइंडिंग स्टोन और कटर के द्वारा उसके ऊपर ऑपरेशन को करना है। नंबर 6, नाउ ग्राइंड द वॉल्व सीट विद मशीन और मैनुअली एंड कट द वॉल्व सीट टू गेट रिक्वायर्ड एंगल। अब हमें वॉल्व सीट के ऊपर मशीन या मैनुअली जो है वो उसे कट करना है, ग्राइंड करना है और सही एंगल पर वॉल्व सीट को लाना है। वॉल्व लैपिंग ऑपरेशन, सबसे लास्ट में हमारा वॉल्व लैपिंग ऑपरेशन आता है। तो नंबर 1, सिलेक्ट द वॉल्व लैपिंग स्टिक ऑफ प्रॉपर साइज। हमें सबसे पहले वॉल्व लैपिंग स्टिक जो है वो प्रॉपर साइज की, हमारे इंजन के हिसाब से, हमारे इंजन की मेजरमेंट और इंजन के साइज के हिसाब से हमें वॉल्व लैपिंग स्टिक को लेना है। नंबर 2, प्लेस इट्स रबर हाइट ऑन द वॉल्व फेस। अब हमें रबर हाइट को वॉल्व फेस के ऊपर रखना है। नंबर 3, अप्लाई एब्रेसिव एमरी कोर्स पेस्ट ऑन द वॉल्व फेस। अब हमें वॉल्व के फेस पर एब्रेसिव और एमरी कोर्स पेस्ट को लगाना है ताकि हम जो है लैपिंग ऑपरेशन को कर सकें। नंबर 4, नाउ टर्न द लैपिंग स्टिक इन टू क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिस विल लैप वॉल्व विथ वॉल्व सीट। अगेन रिपीट ऑपरेशन टू चेक द लीकेज। इफ लीकेज आर नोटिस्ड देन यूज फाइन एमरी पेस्ट एंड कंटिन्यू द ऑपरेशन टू सॉल्व द लीकेज प्रॉब्लम। अब हमें जो लैपिंग स्टिक है उसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। जिस प्रकार से आप पहली इमेज में देख भी सकते हैं कि एक मैकेनिक जो है वो लैपिंग स्टिक को किस तरह से अपने हाथों के बीच में घुमा रहा है और इस तरह से घुमाने पर वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में उसे घुमा सकता है। इसके बाद जो वॉल्व के ऊपर लैपिंग होगी, इस ऑपरेशन के अंदर हमें बार बार चेक करते रहना है और कि हमारे वॉल्व से अब किसी प्रकार की लीकेज तो नहीं है। उसके लिए हम ऑपरेशन को रिपीट कर सकते हैं। और इफ़ लीकेज आर नोटिस्ड, जब हमें लीकेज उसके ऊपर नोटिस होगी तो हमें उसके बाद क्या करना है, फाइन एमरी पेस्ट को लेना है और इसी ऑपरेशन को कंटिन्यू रखना है ताकि हम जो है लीकेज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। अब जो हमारी नीचे सेकंड इमेज है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक लैप नहीं हुआ जो हमारा वॉल्व है वो नज़र आ रहा है हमारे राइट साइड में, और जो हमारे लेफ्ट साइड में है वो एक लैप जो है हमारा वॉल्व वो नज़र आ रहा है। दोनों के फेस में आपको साफ जो है इनका डिफरेंस जो है आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि जो हमारा लैप जो हमारा वॉल्व रहेगा वो जो है वॉल्व सीट के ऊपर ही लैप किया गया है, इस कारण से वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही से बैठेगा। बल्कि जो लैप नहीं किया गया है उसके अंदर एक जो भाग है उसका जो एक पोजीशन है वो विदाउट लैपिंग रह जाएगी। अगर हम उसे वैसे ही लगा देते हैं तो वो अपनी सीट पर अच्छी तरह से नहीं बैठेगा। और ये हमारा जो वॉल्व लैपिंग ऑपरेशन है ये हमारे सेशन का सबसे लास्ट ऑपरेशन है। इस तरह से हमारा फर्स्ट सेशन जो है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू।